Hello everyone, this is राजू दिवाकर। वेलकम टू ऑल माय चैनल कॉमर्स हंट। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, इस कोविड-19 सिचुएशन में अपनी स्टडी टाइम से कर रहे होंगे। स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 7 दैट इज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। और जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो क्या है? एडीआर, जीडीआर एंड आईडीआर। तो बेसिकली ये टर्म है एडीआर, जीडीआर और आईडीआर क्या है, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो स्टूडेंट इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिए, ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को आप अंडरस्टैंड कीजिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जीडीआर। तो बेसिकली जो टर्म है जीडीआर, उसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। क्या फुल फॉर्म होती है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जो कि ओनर्स फंड का पार्ट है। ठीक है, किसका पार्ट है? ओनर्स फंड का पार्ट है, और दूसरा लॉन्ग टर्म फाइनेंस का पार्ट है। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट आर इशूड अगेंस्ट इशू ऑफ इक्विटी शेयर इन द ग्लोबल मार्केट। तो पहले स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको चैप्टर नंबर 7 में पढ़ाया था सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। इसमें दो तरीके के सोर्सेज होते थे, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। तो ओनर्स फंड में मैंने आपको कुछ कैटेगरी बताई थी, इक्विटी शेयर होल्डर्स, या हम बोल सकते हैं इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन अर्निंग। ये 3 टॉपिक्स मैंने आपको क्या करे हैं, क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप कॉमर्स हंट चैनल पर जाइए, वहाँ एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, ठीक है, क्लास 11th के नाम से। उसमें एक फोल्डर होगा, वहाँ आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट बेसिकली दो तरीके के सोर्सेज होते हैं, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। तो ओनर्स फंड में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे इक्विटी शेयर्स हुए, प्रेफरेंस शेयर्स हुए, देन रिटेन अर्निंग हुए, और उसके बाद कुछ इंटरनेशनली सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं, जिसका नाम है एडीआर, जीडीआर एंड आईडीआर। ठीक है, और जो बोरोड फंड होते हैं उसमें क्या आते हैं? डिवेंचर्स हो गए, ठीक है, बॉन्ड्स हो गए, लोन हो गए, कमर्शियल सिक्योरिटीज हो गए, ये पार्ट होते हैं बोरोड फंड के। तो बेसिकली जो जीडीआर है उसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट आर इशूड और इशू ऑफ इक्विटी शेयर इन अ ग्लोबल मार्केट। मतलब ये क्या है, ग्लोबल मार्केट में ये क्या इशू किए जाते हैं? अगेंस्ट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, दीज आर इनडायरेक्टली इक्विटी ऑफ ऑफरिंग। इसमें क्या है, जो इक्विटी है उसकी इनडायरेक्टली ऑफरिंग की जाती है। द इक्विटी शेयर्स इशूड अगेंस्ट जीडीआर आर हेल्ड बाय इंटरनेशनल बैंक कॉल्ड डिपॉजिटरी। तो बेसिकली क्या है, जो जीडीआर इशू किए जाते हैं या इक्विटी शेयर इशू किए जाते हैं, किसके अगेंस्ट? जीडीआर के अगेंस्ट। तो इसके बीच में क्या है, एक बैंक होती है जो मेन रोल प्ले करती है, जिसका नाम है इंटरनेशनल बैंक, जिसे हम बोलते हैं डिपॉजिटरी। कंपनी इशू डिविडेंड नोटिस, रिपोर्ट एटसेट्रा। तो कंपनी क्या करती है? डिविडेंड नोटिस इशू करती है, रिपोर्ट इशू करती है रिगार्डिंग दिस शेयर टू बैंक ओनली। ठीक है, कंपनी क्या करती है? ये नोटिस और रिपोर्ट इशू करती है। इसके बाद क्या है? दिस शेयर आर कॉल्ड डिपॉजिटरी शेयर। इन शेयर को क्या बोला जाता है? डिपॉजिटरी शेयर्स बोला जाता है। हाँ, द होल्डर्स ऑफ दिस शेयर्स डू नॉट गेट वोटिंग राइट। और बेसिकली ऐसे होल्डर्स जो उनके पास इस तरीके के शेयर्स हैं या इस तरीके की सिक्योरिटी है, ठीक है, उन्हें किसी भी तरीके का वोटिंग राइट्स नहीं दिया जाता। द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय दिस शेयर इन अ डॉलर। ठीक है, और जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट की जाएगी इन शेयर्स की, वो किस में की जाएगी? डॉलर में की जाएगी, क्योंकि आपको पता है ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी है और इंटरनेशनल लेवल पर इसका एक्सचेंज किस में किया जाता है? डॉलर में किया जाता है। ठीक है, दिस इज वाई दिस आर कॉल्ड डॉलर डोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट। और जीडीआर को क्या बोला जाता है? डॉलर डोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी जाना जाता है। द ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट वर इंट्रोड्यूस बाय सिटी बैंक इन 1990। और बेसिकली जो जीडीआर का कॉन्सेप्ट है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? सिटी बैंक ने इंट्रोड्यूस किया था इन 1990, मतलब 1990 में सिटी बैंक ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। स्टूडेंट एक बैकग्राउंड के लिए आपको बता दूं, मान लो ये बीच में क्या है? इंटरनेशनल बैंक है, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे आईबी। और दूसरा ये क्या है? ये दो पार्टीज हैं। ठीक है, जस्ट एग्जांपल, यहाँ हमने स्टार्टिंग में बात की थी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट में क्या है। जस्ट एग्जांपल, ये मान लो कोई अदर कंट्री है, ये जापान है, ठीक है, ये इंडिया है। अब मान लो यहाँ के जो इंडिया के जो भी शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं? अपनी जो सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं, इशू किए इन्होंने, ठीक है। अब ये इशू करेंगे तो किससे कांटेक्ट करेंगे? इंटरनेशनल बैंक से।
अब मान लो जो जापान की कंपनी है उन्हें ये शेयर्स को क्या करना है, परचेस करना है, तो वो भी डायरेक्टली है ना इंडिया से कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, वो किससे कॉन्टैक्ट करेंगे, जापान से। जापान करेगा इंटरनेशनल बैंक से। अब इसकी जो इंटरनेशनल बैंक है वो क्या है, एक इंटरमीडिएट की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। जो इंटरनेशनल वर्क इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, एक लिंक की तरह वर्क कर रहा है। तो बेसिकली इन्होंने सिक्योरिटी इशू कर दी, इन्होंने क्या इशू किया, सिक्योरिटी इशू कर दिया, और उसके रिटर्न में जो जापान है वो क्या इशू करेगा, अपनी करेंसी या जो भी इंटरनेशनल वैल्यू या मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस करें तो डॉलर को इशू करेगा। तो इस तरीके से इसका एक्सचेंज होता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ GDR। सबसे पहले कैपिटल कलेक्टेड फ्रॉम द इशू ऑफ GDR इन द फॉरेन करेंसी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या, जो भी कैपिटल कलेक्ट की जाएगी GDR के थ्रू वो होगी फॉरेन करेंसी में, जिसका एग्जांपल हमने दिया था वो डॉलर हो सकता है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट इज द इशू प्राइस ऑफ GDR इज फिक्स ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टर रेस्पॉन्स। और जो भी इशू प्राइस होता है और GDR का वो क्या होता है, फिक्स होता है, और ये डिपेंड किस पे करता है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके रेस्पॉन्स पर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज नो वोटिंग राइट आर गिवन टू द होल्डर ऑफ GDR। ऐसे होल्डर जिनके पास GDR है उन्हें किसी भी तरीके का वोटिंग राइट्स नहीं दिया जाता। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज और नेक्स्ट फीचर इज GDR आर इजीली ट्रांसफरेबल एट द स्टॉक एक्सचेंज। और GDR को इजीली ट्रांसफरेबल कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, क्योंकि ये क्या है, एक तो इंटरनेशनल वैल्यू है, ठीक है, और इसे इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंड लास्ट फीचर इज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू इशू GDR बॉस रिलायंस इंडस्ट्री। मतलब रिलायंस इंडस्ट्री एक पहली कंपनी है जिसने क्या किया था, और पहली इंडियन कंपनी है जिसने GDR इशू किए थे, ठीक है। इट शोल्ड $150 मिलियन वर्थ ऑफ GDR इन 1992। रिलायंस इंडस्ट्री ने क्या किया था, $150 मिलियन के जो GDR हैं वो इशू किए थे 1992 में। तो स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट था GDR का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब ग्लोबल लेवल पर आप क्या कर रहे हो, सिक्योरिटी का एक्सचेंज कर रहे हो और सेल आउट कर रहे हो और इशू कर रहे हो। इसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज, उसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। क्या है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब ये अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या है और ये GDR से कैसे डिफरेंट है, इसके बारे में बात करते हैं। तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है, जिससे कि फुल फॉर्म किसकी है, ये ADR की, इसे शॉर्ट में बोलते हैं ADR, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला, ये भी क्या है, ओनर्स फंड का पार्ट है। किसका पार्ट है, ओनर्स फंड का पार्ट है। तो जो ADR है ओनर्स फंड का पार्ट है। और दूसरा ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस का पार्ट है। जो कैटेगरी हमने बताई थी ओनर्स फंड में, हमने इंक्लूड किया था इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग और सम इंटरनेशनल सिक्योरिटी लाइक ADR GDR, ठीक है। तो ADR भी किसका पार्ट है, ओनर्स फंड का पार्ट है, और दूसरा लॉन्ग टर्म फाइनेंस का भी पार्ट है। एंड ADR इज जस्ट लाइक अ GDR एक्सेप्ट दैट इट कैन बी इशू टू द सिटीजन ऑफ USA ओनली। जो ADR का कॉन्सेप्ट है वो भी GDR की तरह मिलता जुलता है, पर जो ADR हमेशा यूज़ की जाती हैं जब भी हम सिक्योरिटी इशू करते हैं, और किसे इशू करेंगे, इशू टू अ सिटीजन ऑफ USA ओनली। मतलब अगर USA से किसी भी तरीके का बिजनेस करना है तो उस केस में ADR क्या होगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एंड इट कैन बी लिस्टेड US स्टॉक मार्केट। और जो ADR है उसकी लिस्टिंग किस में होगी, या जो कंपनी इसमें डीलिंग कर रही है उसकी लिस्टिंग होगी US का जो स्टॉक मार्केट है उसमें। शेयर इशूड बाय द कंपनी आर हेल्ड बाय एन इंटरनेशनल बैंक कॉल्ड डिपॉजिटरी। और इन शेयर्स को कौन इशू करेगा, एक बैंक इशू करेगी, जिसका मैंने आपको बताया था, बीच में एक सेंटर में एक बैंक होती है, ठीक है, और इधर 2 पार्टीज होती हैं। तो वो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट की तरह वर्क करेंगे, क्लियर, जिसे हम नाम देते हैं डिपॉजिटरी। वेयर रिसीव्ड डिविडेंड नोटिस एंड रिपोर्ट्स। और ये क्या करते हैं, जो भी नोटिस हैं, रिपोर्ट्स हैं, उसे रिसीव करते हैं। ADR आर सब्जेक्ट टू मच स्ट्रिक्टर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देन GDR। जो ADR है उसकी जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, या अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करना है तो वो कैसी हैं, स्ट्रिक्ट हैं। किसके कंपेयर में, GDR के कंपेयर में, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ US स्टॉक एक्सचेंज आर वेरी स्ट्रिक्ट, क्योंकि जो US का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। एनुअल लीगल एंड अकाउंटिंग कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन ADR इज़ हायर देन द GDR। और जो भी मतलब अकाउंटिंग कॉस्ट है उसे मेंटेन करने के लिए जो भी कॉस्ट आती है, या एनुअल लीगल रिपोर्ट्स हैं उसे मेंटेन करने के लिए जो भी कॉस्ट आती है वो हायर होती है एज़ कम्पेयर टू GDR। एन ADR इन एन अमेरिकन डॉलर डोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट। तो ADR को भी अदर नेम से जाना जाता है, जिसे बोलते हैं अमेरिकन डॉलर डोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट।
ठीक है। एनी अमेरिकन बैंक फंक्शनिंग एज अ डिपॉजिटरी कैन इशू ADR, और कोई भी अमेरिकन बैंक इस तरीके की फंक्शन कर सकती है रिगार्डिंग ADR। तो आई होप स्टूडेंट आपको ADR समझ में आ गया, GDR समझ में आ गया। अब जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है, वो क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज IDR। अब ये IDR क्या है इसे भी डिस्कस करते हैं। तो जैसे आपने GDR पढ़ा, ADR पढ़ा, अब बात करते हैं IDR। तो IDR की फुल फॉर्म होती है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। और बेसिकली ये क्या है, ओनर्स फंड का पार्ट है और दूसरा लॉन्ग टर्म फाइनेंस का भी पार्ट है। एंड ADR इज ऑल्सो लाइक GDR, ADR भी GDR की तरह है, ठीक है। दैट इज इशूड टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर इंडिया के सिटीजन को इशू करना है तो उस केस में क्या इशू किया जाएगा, IDR। क्या इशू किया जाएगा, IDR। थ्रू IDR फॉरेन करेंसी रेस फंड फ्रॉम इंडियन मार्केट, मतलब इंडियन मार्केट से फॉरेन करेंसी को रेस किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ IDR। द फॉरेन करेंसी IDRs विल डिपॉजिट शेयर्स टू एन इंडियन डिपॉजिटरी। जो फॉरेन कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, IDR को इशू करने के रिगार्डिंग क्या करती हैं, मनी डिपॉजिट करती हैं किसमें, जो भी इंडियन डिपॉजिटरी है, ठीक है। द डिपॉजिटरी इशू रिसिप्ट टू इन्वेस्टर्स इन इंडियन और इन इंडिया अगेंस्ट द शेयर। तो क्या होता है, जो भी डिपॉजिटर्स हैं वो क्या करते हैं, रिसिप्ट इशू करते हैं जो भी इन्वेस्टर्स हैं उन्हें, ठीक है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वॉज द फर्स्ट ग्लोबल बैंक टू फाइल फॉर एन इशू ऑफ IDR इन इंडिया। तो फर्स्ट बैंक कौन सी थी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक क्या है, फर्स्ट बैंक है जिसने क्या किया, ग्लोबल कंपनी के रेफरेंस में इशू किया IDR इन इंडिया। अब स्टूडेंट इसके बाद कुछ एलिजिबिलिटी है ऑफ कंपनीज टू इशू IDR। अब मतलब क्या क्या कंडीशंस हैं IDR को इशू करने की, उसके बारे में बात कर सकते हैं। नाउ द पॉइंट नंबर वन क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। द इशूइंग कंपनी मस्ट बी लिस्टेड इन द होम कंट्री, मतलब जो कंपनी इशू कर रही है वो लिस्टेड होनी चाहिए होम कंट्री में, फर्स्ट थिंग। एंड इट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड टू इशू सिक्योरिटी बाय एनी रेगुलेटरी अथॉरिटी, और मतलब किसी भी रेगुलेशन अथॉरिटी के द्वारा इससे किसी भी तरीके की प्रोविशन नहीं लगाई गई हो, मतलब किसी भी तरीके की पाबंदी नहीं लगाई गई हो। Now the next is it has net tangible assets of least 3 crore in 3 years continuously। और इस कंपनी की क्या होनी चाहिए, तो नेट टेंजिबल असेट्स होनी चाहिए और 3 साल के लिए कंटिन्यूस होनी चाहिए। नाउ इट मस्ट हैव नेट वर्थ ऑफ 1 करोड़ इन ईच प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, मतलब जो भी प्रीसीडिंग 3 ईयर्स हैं, ठीक है, प्रीवियस 3 ईयर्स हैं, उसमें जो भी नेट वर्थ होगी वो कितनी होगी, 1 करोड़ के आसपास होगी। एंड नेट शेडिंग आप देख सकते हो, क्या है नेट शेडिंग, उसके बारे में बात कर लेते हैं। रिजर्वेशन इन IDR इशू, मतलब जो IDR इशू किए जाते हैं तो उस टाइम पर क्या रिजर्वेशन है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एट लीस्ट 50% ऑफ इशू इज टू बी एलोकेटेड टू क्वालिफाइड इंस्ट्रूमेंटल बायर, मतलब अगर इंस्ट्रूमेंटल बायर बनना है और क्वालिफाइड करना है तो उस केस में कितने, कम से कम 50% इशू होने चाहिए रिगार्डिंग दिस शेयर्स ऑफ एलोकेशन। 30% ऑफ द इशू ऑफ द रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, अगर रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं तो उस केस में 30% होगा, ठीक है। और क्वालिफाइड इन्वेस्टर बनना है तो 50% होगा। एंड लास्ट अगर हम बात करें बैलेंस 20% ऑफ द इशू ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड एम्प्लॉयज़, जो भी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, उनके केस में क्या होगा, 20% होगा। तो ये 3% हो गए, इसके बारे में आपको बताना चाहिए। 50% किस केस में अप्लाई है, 30% किस केस में अप्लाई है और 20% किस केस में अप्लाई है। स्टूडेंट ये है केस स्टडी, आपको करना क्या है, जस्ट पॉज द वीडियो एंड रीड दिस केस स्टडी वेरी क्लियरली, और लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दिस केस स्टडी यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टूडेंट ये आपको 3 केस स्टडी दी गई हैं, इसे अच्छे से ऑब्जर्व करना है और इन सम क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो स्टूडेंट आज के टॉपिक में इतना ही डिस्कस करना था। नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट बोरोड फंड और कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ हैं जिसे बोरोड फंड में इंक्लूड करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ADR, GDR एंड IDR। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन बॉक्स एंड आस्क योर क्वेरी, आई विल रिप्लाई योर आंसर इमीडिएटली। Thank you. And last, like, share and subscribe this video if you like the content and this video and explanation too.